नासा का मिशन है अनजान जगहों को एक्सप्लोर करना। हम जितना जानते हैं उससे हजारों गुना ज्यादा चीजों को हम नहीं जानते, और ये सच्चाई भी है। नासा अपने साइंटिस्ट्स और स्पेसक्राफ्ट को स्पेस और सोलर सिस्टम के अंतिम छोर तक भेजती है। नई डिस्कवरीज के लिए रिस्क लेना भी जरूरी है। स्पेस एक्सप्लोरेशन अंधेरे में माचिस जलाने की तरह है। हम नहीं जानते कि आगे क्या दिखाई देगा। हे, वो क्या है? वहां तो कुछ भी हो सकता है। सुपर हीरो बार से लैस सीक्रेट वेपन्स। अगर वो मुझे दिख जाता है तो मैं उसे आधे घंटे के अंदर मार सकता हूँ। हमारे प्लैनेट पर हमला हुआ है। क्या एलियन लाइफ फॉर्म्स पृथ्वी पर इन्वेड कर रहे हैं? मेरे ख्याल से हाँ। और मून पर मिले अनआइडेंटिफाइड फुटप्रिंट्स। वो फुटप्रिंट बहुत ज्यादा बड़ा था। नासा के मिशन में कुछ चौंकाने वाली गड़बड़ी नजर आई। ओके, हमें वहाँ 3-4 ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। हाँ, वहाँ कम से कम 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। और उन्होंने हमारे बेहतरीन वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज पेश करता है नासा के अनसुलझे रहस्य। थोर, गॉड ऑफ थंडर, गॉड ऑफ वॉर, मॉडर्न सुपर हीरो। उनके हाथों में है हैमर, म्योल्ने, गजब की पावर वाला वेपन। थॉर का हैमर पृथ्वी पर जबरदस्त वॉर कर सकता है। अमेजिंग और ड्रामेटिक। अमेरिका के आसमान में कुछ दिखा तो लोग बुरी तरह डर गए। शायद वो थोर की पावर थी जो आसमान से पृथ्वी पर वार कर रही थी। लेकिन ये थोर कोई देवता नहीं है। 18 नवंबर सन 2009 को यूटा और नेवाडा आसमानों में लोगों ने कुछ देखा जो एटमॉस्फेयर से आया एक स्ट्रीक लग रहा था। अचानक ही सूरज से भी ज्यादा तेज लाइट नजर आई। सिर के ऊपर से गुजरती वो जलती हुई ऑरेंज लाइट लगातार बड़ी से बड़ी होती जा रही थी। उसकी स्पीड गोली से कहीं ज्यादा तेज थी। आखिरकार वो डेजर्ट में कहीं गिरी, लेकिन आसमान में तेज लाइट फैल गई। हमारा सामना एक्सट्रीमली पावरफुल फोर्सेस से था। ऑफिशियल्स ने बताया कि वो बाइंडिंग फ्लैश एक एक्सप्लोडिंग मेटेओर का था, लेकिन नवाडा के लोगों ने पहले भी ऐसे फ्लैशेस देखे थे और उन फ्लैशेस का मेटेओराइट से कोई लेना देना नहीं था। 1940 के दशक के आखिरी दिनों में एटॉमिक टेस्ट्स की वजह से आसमान में ऐसी आग दिखती थी और ये सिलसिला कई दशकों तक चला। लेकिन कोल्ड वॉर एरा के न्यूक्लियर टेस्ट्स ने भी अपने निशान छोड़े थे। सन 2009 की उस घटना के बाद न तो कोई न्यूक्लियर फॉल आउट हुआ, न ही मेटेओराइट से बना कोई क्रेटर ही मिला। बड़ी अजीब बात है, इसका कोई मतलब नहीं। इस मिस्ट्री का एक पॉसिबल जवाब तो उस खबर से मिल सकता था जो उस घटना से कुछ महीने पहले लीक हुई थी। नासा ने बड़ी सीक्रेसी के साथ एक रॉकेट लॉन्च किया था। वो एक बोइंग डेल्टा 4 रॉकेट था, उन हैवी लिफ्ट व्हीकल्स में से एक जिनसे नासा ऑर्बिट में लार्ज पेलोड भेज सकती थी। वो लॉन्च रात में हुआ था, पूरा मीडिया ब्लैकआउट था। नासा ने यह भी नहीं बताया कि उसमें क्या जा रहा है। नासा के एक ऑब्जर्वर ने उस ट्रेजेक्ट्री को एक मिलिट्री टेस्ट फैसिलिटी डगवे प्रूविंग ग्राउंड की ओर ट्रैक किया। उस सीक्रेट रॉकेट लॉन्च के बाद आसमान में नजर आए आग के कुछ गोलों से कुछ लोकल्स को यह लगने लगा कि उनके बैकयार्ड में फिर से वेपन्स टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन न्यूक्स का शक नहीं था। अमेरिकन मिलिट्री ने जो बेहतरीन डिवाइसेस बनाए थे उनमें से कम एक तो एक स्पेस के वेपन के एक्चुअल डिजाइन का था और उससे यूटा और नेवाडा के आसमान में उस तरह के नजारे दिख सकते थे। उसका नाम था थोर। स्पेस और जंग के मामलों में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर आपने ऊंची जगह पर मोर्चा नहीं लिया तो वैलीज दुश्मन आपको मार गिराएगा, और इसी का वो एक्सटेंशन था हाई ग्राउंड पर जाना। जेरी पोनेल कई बेहतरीन साइंस फिक्शन लिखने के लिए मशहूर रहे हैं, लेकिन उनका पास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। जेरी पोनेल जब तक फेमस साईफाई राइटर नहीं बने थे तब तक वो 50 के दशक में बोइंग में काम करते थे और प्रोजेक्ट थॉर भी उनका ही आइडिया था।
प्रोजेक्ट थॉर। देवता के हैमर की तरह वो भी एक सिंपल लेकिन बड़ा ही इफेक्टिव कॉन्सेप्ट था। उन्होंने हाई टंगस्टन स्टील से बने एक टेलीफोन पोल का करीबन 6.5 मीटर का एक चंक लिया और उसमें एक जीपीएस रिसीवर लगा दिया और उसे ऑर्बिट में भेजने के बाद पृथ्वी पर कोई भी टारगेट उससे बच नहीं सकता था। यह बड़ा ही सिंपल आइडिया है। अगर हम स्पेस में कोई बड़ी चीज ले जाते हैं और उसे पृथ्वी पर गिराते हैं तो नीचे आने पर उससे बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बनेगी। उससे बचने के ज्यादा डिफेंस नहीं है। अगर आप जमीन के 10 मीटर नीचे एक बंकर बनाकर रहते हैं तो आपको शायद ही कोई मार पाए, लेकिन थॉर मार सकता है। अगर इसे टारगेट दिख जाए तो उसे ये आधे घंटे के अंदर मार सकता है। जहां तक किसी अंडरग्राउंड बंकर जैसे एक हार्ड टारगेट की बात है तो उसे खत्म करने के लिए जबरदस्त न्यूक पावर चाहिए। थोर में वो ताकत है, वो भी पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ, और कोई रेडियो एक्टिव फॉल आउट भी नहीं होता। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 4000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डिलीवर कर सकते हैं तो फिर वॉरहेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बिल्कुल भी रेडियो एक्टिव नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी का मोमेंटम होगा और कोई एक्सप्लोजन जैसा एक्सप्लोजन नहीं होगा। बहुत ज्यादा मैस से जमीन में गड्ढा नहीं होता, बड़ा गड्ढा बनता है उस चीज की स्पीड से। कोई वार्निंग नहीं, कोई डिस्चार्ज नहीं, रडार पर भी नहीं देखने वाला। उसे डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है और रोक पाना इम्पॉसिबल। उसका इम्पैक्ट बड़ा ही जबरदस्त और ड्रामेटिक होता है। स्पेस में भी गिनती के प्रोजेक्ट थॉर प्लेटफॉर्म है जहां से दुनिया में किसी भी जगह किसी भी टारगेट को कुछ ही मिनट में निशाना बनाया जा सकता है। उसके एक इम्पैक्ट से करीब आधे सिटी ब्लॉक को खत्म किया जा सकता है। 1950s के दशक में प्रोजेक्ट थोर जितने बड़े पेलोड्स को रॉकेट से डिप्लॉय करना प्रोहिबिटेड था और ऑफिशियल सोर्सेस के मुताबिक उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया, लेकिन उसे भुलाया नहीं गया था। 70 के दशक में एयरफोर्स ने उसके डिजाइन पर काफी काम किया और मुझे लगता है कि 90 के दशक में ऐसा ही एक प्रोजेक्ट चल रहा था। थोर जैसे एक वेपन सिस्टम को ऑपरेशनल बनाने के लिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट बनाने की कोशिश शुरू हो गई जो ऑर्बिट में जाकर पृथ्वी पर वापस आ सके। उसी वजह से हमने रीयूजेबल स्पेस ट्रैवल की कोशिश शुरू की। तब थॉर काफी सस्ता और ज्यादा प्रैक्टिकल बन सकता था। 1993 की ये फुटेज व्हाइट साइंस रेंज में डीसी एक्सेस रॉकेट्स पर हो रहे एक्सपेरिमेंट्स की है। एयरफोर्स ने DCX बनाया था जो सिंगल स्टेट टू ऑर्बिट शिप का एक फुल्ली रीयूजेबल स्केल मॉडल था, वो भी लोअर एमिशन वाला। उसे ज्यादा ऊंचाई पर तो नहीं ले जा पाए, लेकिन हमने वो कॉन्सेप्ट तो प्रूव कर दिया था। अच्छा लग रहा है, ट्रांसलेशंस भी अच्छे हैं। लेकिन वो आइडिया इतना एम्बिशियस था कि 1990s की टेक्नोलॉजी से उसे पूरा नहीं किया जा सकता था। एयरफोर्स ने उसे 11 बार उड़ाया और फिर नासा ने उसे ले लिया और पहले ही मिशन में उसे नष्ट कर डाला। फिर वो प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। ऑफिशियली थॉर कोई प्रोजेक्ट तो था ही नहीं और पता लगा कि उन टंगस्टन टेलीफोन पोल्स को ऑर्बिट में पहुंचाना आसान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कहीं और ब्लैक बजट पर यह काम नहीं हो रहा हो। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अपने स्पेस वेपन के डेवलपमेंट पर आने वाले खर्चे की बातें अक्सर छिपाता है, लेकिन उसके अनक्लासिफाइड बजट की रिपोर्ट से पता लगा कि 2000 के बाद से स्पेस वेपन्स पर खर्च होने वाला बजट हर साल करीब $100 करोड़ बढ़ा है। हाल ही में अमेरिकी एयरफोर्स के एक डॉक्यूमेंट से फ्यूचर स्पेस वेपन्स का पता लगा है, जिसमें हाइपर वेलोसिटी रॉड बंडल्स का भी जिक्र है। कह सकते हैं कि ड्रोन इस फील्ड का किंडरगार्टन है और ये उसका ग्रेजुएट स्कूल है। उसे वहां तक पहुंचाना ही बहुत महंगा है, लेकिन अगर वो एक बार वहां पहुंच गया तो उसे एक्टिव करना ज्यादा मुश्किल नहीं और वो बड़ा एक्यूरेट भी है। ऑफिशियली स्पेस में अमेरिका का कोई थोर प्लेटफॉर्म नहीं है। हम नहीं जान सकते कि अभी स्पेस में हमारा कोई प्रोजेक्ट थॉर प्लेटफॉर्म है या नहीं, लेकिन अगर हुआ तो उस पे अमेरिका का झंडा जरूर होगा।
इतिहास तो यही कहता है कि मून की सतह पर सिर्फ 12 इंसानों के फुटप्रिंट्स हैं, लेकिन हाल ही में नासा की एक तस्वीर से पता लगा है कि कुछ और लोगों ने लूनर सरफेस पर अपने फुटप्रिंट्स छोड़े हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखने पर इसमें कुछ बड़े ही अनोखे अबलॉन्ग फीचर्स नजर आते हैं। उनमें से कुछ तो मून की सतह पर बने फुटप्रिंट जैसे लगते हैं। अगर वो इंसानों के पहले इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरर के फुटप्रिंट्स नहीं हैं, तो कुछ और है। ओह, दिन तो बड़ा सुहाना है। हाँ, आसमान में बादल भी नहीं है। अपोलो 17 एस्ट्रोनॉट हैरिसन स्मिथ उन आखिरी लोगों में से एक थे जिन्होंने लूनर सरफेस पर कदम रखा था। ये प्रोफेशन से एक जियोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने इतिहास के सबसे लंबे मून वॉक में करीब 700 लूनर सैंपल्स जमा किए हैं। यहाँ इसे मिट्टी के पास रखो। हाँ, मिट्टी से कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे दिमाग में हमेशा यही चलता है कि हमें जिस काम के लिए भेजा गया है उसे लिमिटेड टाइम में कैसे खत्म किया जाए। हम 6 मिनट बाद यहाँ से वापस लौटने की सोच रहे हैं। इस काम को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए उन्होंने मून वॉकिंग का अपना बड़ा अनोखा तरीका अपनाया। मैं सरफेस पर ग्लाइड कर रहा था और जब भी पैर नीचे आते मैं सतह को पंजों से पुश करके एक्सेलरेट करता। मैं मून पर रोल कर रहा था। एक दिन समय का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए स्मिथ और उनके साथी एस्ट्रोनॉट यूजिंग सर्नन ने अपने लूनर रोवर में करीब 32 किलोमीटर का सफर तय किया। हमें स्टेशन 2 के लिए जहां पहुंचना था हम वहां पहुंच चुके थे और वो जगह बहुत अच्छी लग रही थी। मून पर न तो हवा है न ही वहां भूकंप होते हैं, इसलिए उनके ट्रैक्स वहां कई 100 करोड़ साल तक अनटच्ड रह सकते हैं। जब हम मून से वापस लौट रहे थे तब हमें खिड़की के बाहर अपना लॉन्च पैड और वो ट्रैक्स दिख रहे थे जो हमने वहां छोड़े थे। वो ट्रैक्स आज करीब 40 साल बाद भी वही है और नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने सन 2009 में जो हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भेजी थीं, उनमें भी वो नजर आ रहे थे। 40 साल बाद उन पिक्चर्स को देखकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम वहां गए थे और अब तक कुछ भी नहीं बदला था। कभी कभी हम उन ट्रैक्स को देखकर आपस में मजाक भी करते थे। अक्सर एक दूसरे से कहते थे कि लगता है हमसे पहले भी यहाँ कोई आया था। लेकिन जब लूनर ऑर्बिटर ने मून से इमेजेस का दूसरा सेट भेजा तो वो मजाक काफी सीरियस बन गया। मून की सतह पर कई बड़े अनोखे फुटप्रिंट्स बने हुए थे और समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बने। चौंकाने वाली बात सिर्फ उन फुटप्रिंट्स का शेप ही नहीं थी बल्कि उनका पाथ भी था। साफ दिख रहा था कि वहां एक के बाद एक पैर रखा गया है और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मून पर नंगे पांव चला हो। वो अनोखे निशान सबसे करीबी अपोलो लैंडिंग साइट से करीब 50 किलोमीटर दूर थे, लेकिन अपोलो एस्ट्रोनॉट्स कभी भी अपने स्पेसक्राफ्ट से 30 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं गए। अगर वो सचमुच फुटप्रिंट्स ही थे तो किसी इंसान के तो नहीं हो सकते। उस तरह के ट्रेल्स अक्सर डेजर्ट में बनते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो फुटप्रिंट्स किसी इंसानों के पैर के बने हुए नहीं लग रहे थे। वो काफी बड़े फुटप्रिंट्स थे। वो कई किलोमीटर चौड़े थे। इंसान के पैर ऐसे नहीं होते। कोई और क्रिएचर भी इतने बड़े प्रिंट नहीं बना सकता था। तब साइंटिस्ट्स उसके अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस ढूंढने लगे। कुछ का कहना था कि मून पर किसी मीटियोराइट के इम्पैक्ट से वो फीचर बने हैं। हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दौर का इतिहास बड़ा ही वायलेंट रहा है। मून पर तरह तरह के क्रेटर्स की बरसात हो रही थी और उनसे ही वो क्रेटर्स बने जिन्हें आज हम देख रहे हैं। लेकिन अगर वो फुटप्रिंट्स किसी मीटियोर चेन से बने होते तो क्रेटर्स को एक सीधी लाइन में होना चाहिए था। आज हमें लूनर सरफेस पर कई किलोमीटर में बने जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो इंपैक्ट और क्रैटरिंग प्रोसेसेस से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं लगते। जब मीटियोर्स बाहर हो गए तब साइंटिस्ट्स हमारे सोलर सिस्टम में दूसरी जगहों पर ऐसे ही स्ट्रक्चर्स ढूंढने लगे। उन्हें एक क्लू मिला कैलिफोर्निया के लावा बेड्स में, जहां मून जैसे ही क्रेटर्स मिले और वो करीब 46,000 एकड़ के इलाके में फैले हुए थे। हमें तो यही लग रहा है कि गड्ढों की वो लीनियर चेंज असल में
जमीन के नीचे दफन लावा की उन ट्यूब्स का सरफेस एक्सप्रेशन है जो आज से कई 100 करोड़ साल पहले मैग्ना ले जाती थी। आज हम जानते हैं कि मून की सतह पर काफी एक्सटेंसिव वोल्केनिज्म हुआ था। मून की सतह पर आज भी लावा के बहुत बड़े बड़े प्लेन्स मौजूद हैं। वो स्ट्रक्चर्स उन लावा प्लेन्स के बीच में ही हैं और उनमें आज से 2 या 300 करोड़ साल पहले विस्फोट हुआ था। वो लूनर सरफेस पर बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड है क्योंकि आज के जियोलॉजिकल प्रोसेसेस उन्हें मिटा नहीं रहे हैं। उसकी सतह के नीचे लावा बह रहा था और उन जगहों पर छत धंस गई थी। लावा टूम्स तो पृथ्वी पर एक वेल स्टडीड फिनोमिनन है। आज भी हवाई के माउंट क्लोबिया की ट्यूब्स में लावा बह रहा है। उस पहाड़ की गहराई में कई एंशिएंट ट्यूब्स हैं जो सतह के नीचे बनी एक भूल भुलैया में खुलती है। ये पृथ्वी की सबसे गहरी ट्यूब्स हैं और सबसे पुरानी भी, लेकिन ये मून की ट्यूब्स के सामने कुछ भी नहीं है क्योंकि वो इनसे करीब 10 गुना बड़ी है। हम ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि इन एरियाज का इंटीरियर कैसा हो सकता है। यहाँ के कुछ केव्स तो बहुत बड़ी हैं और कई किलोमीटर दूर तक गई हुई हैं। मून पर अंडरग्राउंड भूल भुलैया में लाइफ होने की बात सबसे पहले सन 1901 में H.G. वेल्स की एक कहानी में लिखी गई थी। और किस्मत की बात देखिए कि कुछ साइंटिस्ट्स आज इसी आइडिया को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। लेकिन इस नए विजन में किसी एडवांस्ड लूनर सिविलाइजेशन की खोज की बजाय उन लूनर कैवर्न्स में एक ह्यूमन कॉलोनी बसाने की बात कही जा रही है। बहुत से लोगों ने कहा कि वो लूनार बेस के लिए बहुत अच्छी जगह हो सकती है। उन लूनर लावा ट्यूब्स में हमें एक रेडीमेड अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा जहां टेम्परेचर स्टेबल होगा और हम रेडिएशन और मीटियोराइट से भी बचे रहेंगे। शायद वेल्स का वो विजन सिर्फ कल्पना भर नहीं था। पृथ्वी की सबसे सूखी जगहों पर भी बड़ी अनोखी चीजें हो रही हैं। ऐसा लगता है कि डेजर्ट फ्लोर पर गुजरते बड़े बड़े पत्थरों के ट्रैक्स बने हैं, जबकि ऐसा हो पाना इम्पॉसिबल है। नासा ने साइंटिस्ट्स की एक टीम को तहकीकात करने को कहा। वो कोई छोटे पत्थर नहीं थे, काफी बड़े रॉक्स थे, लेकिन वो रॉक्स कैसे मूव कर रहे थे ये एक मिस्ट्री है। किस फोर्स की बदौलत डेथ वैली के रॉक्स रोल कर रहे थे? डेथ वैली अमेरिका का सबसे निचला इलाका है और यहाँ दुनिया का सबसे हाईएस्ट एयर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन कम ऊंचाई और झुलसा देने वाली गर्मी आखिर 350 किलो के पत्थरों को वैली फ्लोर पर करीब 500 मीटर दूर तक कैसे ले जा सकती है? उनमें से कुछ रॉक्स तो बहुत भारी हैं, वो 150 से 200 किलो के हो सकते हैं। उन्हें जरूर किसी फोर्स ने उन ड्राई लेक बेड्स पर धकेला था। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उस रॉक को वहां नहीं होना चाहिए था, पर वो किसी तरह से वहां पहुंच गए। कुछ ने तो कई 100 मीटर लंबे ट्रेल्स बनाए हैं और उनका परफॉर्मेंस भी पैरेलल है। किसी भी रॉक का अपने आप मूव करना तो बहुत मुश्किल है, फिर यहाँ हुआ क्या था? लेकिन ये अनोखे मूविंग रॉक्स कोई नई कहानी नहीं है। ये इस ड्राई लेक बेड पर काफी लंबे समय से हो रहा है और लोकल्स इसे रेस ट्रैक प्लाया कहते हैं। इसका रेफरेंस 1850s के आसपास का है, जिसमें कहा गया है कि ये रॉक्स अपने पीछे सांप जैसे लंबे ट्रेल्स बनाते हैं। यहाँ क्रैक्ड मड पर बने इन ट्रेल्स के आसपास ना तो कोई फुटप्रिंट्स, ना ही किसी और एक्टिविटी के साइंस नजर आते हैं। किसी इंसान ने इन पत्थरों को नहीं खिसकाया था। जवाब की तलाश में रिसर्चर्स ने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में क्लू ढूंढना शुरू किया और उन्हें कुछ चौंका देने वाले सबूत मिले एंशिएंट नेटिव अमेरिकन रॉक कार्विंग्स में। उस जमाने में लोगों ने आसमान में कुछ ऐसा देखा था जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। कुछ लोगों का कहना था कि इन रॉक्स को खिसकाया था यूएफओ से पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स ने। हिस्टोरिकली डेथ वैली में और उसके आसपास के इलाकों में काफी यूएफओस देखे गए थे। ऐसे में कुछ लोगों का यह कहना गलत नहीं है कि इन यूएफओस और बड़े रहस्यमयी तरीके से खिसकने वाले रॉक्स के बीच में कोई रिश्ता है।
इस इलाके में काफी लंबे समय से स्ट्रेंज फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखने की बात कही जा रही है, लेकिन कभी किसी सस्पेक्टेड यूएफओ एक्टिविटी को फिल्माया नहीं जा सका था। इसके पहले जनवरी 2013 में फोटोग्राफर गेविन हेफिनन डेथ वैली में उन रॉक्स के ऊपर से नाइट स्काई टाइम लैप्स को शूट कर रहे थे। हम जिन चीजों को अपनी आंखों से आसानी से नहीं देख सकते हैं, उन्हें देखने के लिए हम लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा लाइट मिल सके। मैं डेथ वैली के डार्क स्काईज में लॉन्ग एक्सपोजर का इस्तेमाल कर रहा था और तभी अचानक मैं स्पेस में वहां तक देखने लगा जहां तक ऐसे देख पाना मुमकिन नहीं था। हेफिनन ने आसमान में उन पत्थरों के ऊपर चक्कर लगाते एक ट्रेल को देखा। हम सोच रहे थे कि वो क्या है। किसी ने पहले कभी वैसा कुछ नहीं देखा, न कभी उसके बारे में सुना था। और जब हमें एक ऐसी चीज दिखी जो एक ही शॉट में 3 चक्कर लगा रही थी, तो हम सभी चौंक गए। कहीं उसी की वजह से तो डेथ वैली में वो पत्थर नहीं खिसक रहे थे। प्लैनेटरी साइंटिस्ट रॉल्फ लोरेंस को ऐसा नहीं लगता। इस प्रोसेस से जुड़े क्लू है और उसके मुताबिक कैनेडियन आर्कटिक में बड़े बड़े बोल्डर्स को बर्फ धक्का देती है और वहाँ हजारों एकड़ में फैली बर्फ पर हवा बड़ी आसानी से उन्हें धकेलती है और रॉक पर पड़ने वाली विंड फोर्स ही उसे बुलडोज करती है। लेकिन डेथ वैली कोई बर्फीला वीराना नहीं है, बल्कि वो तो दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक है। एक नासा फंडेड रिसर्च टीम ने करीब 10 साल तक रेस ट्रैक प्लाया पर रॉक्स को ट्रैक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। 2 साल के इंतजार के बाद उनकी मेहनत रंग लाई। हाल तक किसी ने रॉक्स को मूव करते नहीं देखा था, लेकिन इस साल की सर्दियों में वो भी देखा गया। सर्दियों में डेथ वैली का एक्सट्रीम टेम्परेचर दोनों तरह से काम करता है। डेथ वैली एक डेजर्ट है, लेकिन सर्दियों में यहाँ रात के वक्त बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। जब वो झील जम जाती है तब कई बार वहां रॉक्स को मूव करते देखा गया है। उनके चारों ओर जो शीट आइस बनती है वो उन्हें लेक बेड से दूर ले जाती हैं। जब बर्फ पिघलती है तो वो उसे तोड़ देती है, लेकिन उसका थोड़ा सा हिस्सा रॉक से चिपका रहता है और फ्लोटिंग लाइफ सेवर का काम करता है। फिर लेक बेड के स्लीपरी मड पर हवा का हल्का सा पुश भी उन रॉक्स को वैली फ्लोर पर दूर तक धकेल देता है। और जब बर्फ रॉक्स को खिसका रही हो तब उसे धकेलने के लिए ज्यादा हवा की भी जरूरत नहीं पड़ती। अपने एक्सप्लोरेशन मिशन में नासा के साइंटिस्ट्स ने स्पेस में दूर दूर तक खोज की और कई एलियन वर्ल्ड्स, बिजार स्टार सिस्टम्स के अलावा ऐसे फिनोमेना ढूंढ निकाले जो हमारी समझ के बाहर थे। उनकी कुछ चौंका देने वाली खोजें स्पेस एजेंसी के केपलर टेलीस्कोप ने की थी। $50 करोड़ का वो स्पेसक्राफ्ट नए नए प्लैनेट्स और ऐसे वर्ल्ड ढूंढता है जहां पृथ्वी की तरह लाइफ हो। केपलर किसी स्टार की ब्राइटनेस पर एक एक सेकंड नजर रखता है और उसकी ब्राइटनेस में आए ड्रॉप को देखता है। जुलाई 2009 में केपलर ने पृथ्वी से करीब 560 लाइट ईयर्स दूर एक स्टार की लाइट में बड़ा मामूली सा डिप देखा। एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि वो प्लैनेट उस स्टार का चक्कर लगा रहे हैं। उनमें से एक प्लैनेट पृथ्वी जितना बड़ा है, दूसरा केपलर 10c ऐसा था जो इन्हें आज तक दिखे किसी भी प्लैनेट से बिल्कुल अलग था। इट्स बिग, पृथ्वी से उसमें करीब कुछ तो दुगना बड़ा, बड़ा लेकिन अनोखा बिल्कुल था। अलग है। एस्ट्रोनॉमर ज़ाविये डू मस्क को एक ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप की मदद से उस अनोखे प्लैनेट की जांच पड़ताल का जिम्मा दिया गया। 6 महीने का डेटा जमा करने के बाद हमें एक बड़ा जबरदस्त सिग्नल दिखने लगा। मतलब वो प्लैनेट हमारी उम्मीद से कहीं बड़ा था, पृथ्वी से करीब 17 गुना ज्यादा बड़ा, लेकिन उसकी डेंसिटी काफी मिलती जुलती थी, बस थोड़ी ज्यादा थी। उस वर्ल्ड की उस डेंसिटी रीडिंग का बस एक ही मतलब था, वो विशाल प्लैनेट असल में रॉक और मेटल का एक सॉलिड मास है। ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी। 2 तरह के प्लैनेट्स होते हैं, ऐसे प्लैनेट्स जो कंपोजिशन में बड़े ही लो की होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं जैसे कि जुपिटर और नेपच्यून, जिन्हें गैस की जरूरत पड़ती है। हम रॉकी प्लैनेट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में जानते हैं क्योंकि हम उनके साइंस उन डिस्क्स में देख सकते हैं जिनमें वो प्लैनेट बनते हैं। हमारा अंदाजा है कि केपलर 10c भी पृथ्वी की तरह आयन और सिलिकेट से बना हुआ है।
ये बात बड़ी ही चौंकाने वाली थी। डूम मस्क इतने हैरान थे कि उन्होंने डेटा को डबल चेक किया, लेकिन फिगर्स नहीं बदले। उस रॉकी प्लैनेट का मास पृथ्वी से 17 गुना ज्यादा था। वो कई पृथ्वियों का एक विशाल पृथ्वी का गॉडजिला है, जिसे हम मेगा अर्थ कह सकते हैं। इन नतीजों ने एस्ट्रोनॉमर्स को दंग कर दिया था। केपलर 10c ने प्लैनेट फॉर्मेशन थ्योरिस्ट को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया था। प्लैनेट फॉर्मेशन की कन्वेंशनल थियरीज के मुताबिक पृथ्वी जैसा इतना बड़ा प्लैनेट तो होना ही नहीं चाहिए था। इतनी बड़ी और भारी दुनिया तो कभी भी एक गैस जायंट में बदल सकती है। हमने आज तक जितनी भी प्लैनेटरी फॉर्मेशन थ्योरीज बनाई हैं, उनमें से उन सिस्टम्स का ही पता लगता है जिन्हें हम अभी तक ढूंढ पाए हैं। उनके हिसाब से ऐसा लगता है कि इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर भी काफी विशाल होगा। वो भी जुपिटर या सैटर्न की तरह एक गैस जायंट बन गया होगा। जुपिटर और सैटर्न जैसे प्लैनेट्स की शुरुआत भी मैसिव सॉलिड कोर से ही हुई थी। उन बड़े कोर्स के ग्रेविटेशनल पुल्स ने अपने आसपास के पूरे सिस्टम से मटेरियल खींच लिया और तब वो गैस से भरे जायंट प्लैनेट बन गए। जुपिटर के कोर को आम प्लैनेट के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बड़ा माना जाता है और इस प्लैनेट का कोर तो उसका भी 2 गुना है। अगर इस स्टार के पास गैस डिस्क में बना होगा तो उसमें काफी गैस भर गई होगी और वो डिस्क भी जुपिटर की तरह एक गैस जायंट प्लैनेट बन गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। उसका एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा नहीं है, बस रॉक के एक बोल जितना है। मगर हम नहीं जानते कि ये कैसे हुआ। केपलर सिस्टम उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा था जैसा हम सोच रहे थे। जब हम प्लैनेट की फॉर्मेशन थ्योरीज पर काम कर रहे थे, तब हमारे पास मॉडल के तौर पर बस एक ही प्लैनेटरी सिस्टम था और वो था हमारा अपना। इस वजह से हमारी सारी थ्योरीज उन सिस्टम्स को ढूंढने से ही जुड़ी हुई हैं जो हमारे सिस्टम जैसे हैं। अगर हम प्लैनेटरी सिस्टम के काम करने के तरीके के एग्जिस्टिंग मॉडल से ही चिपके रहे तो केपलर सी के बारे में बस एक ही बात कही जा सकती है। उस प्लैनेट का कभी एक बहुत बड़ा गैस एटमॉस्फेयर होगा जो धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन हम किसी भी ऐसी फोर्स के बारे में नहीं जानते जो ऐसा कुछ कर सके। हम नहीं जानते कि उसका जो भी एटमॉस्फेयर बना होगा वो कैसे खत्म हुआ और वो कैसे रॉक के उस जायंट बॉल को वहीं छोड़कर चला गया। जाहिर है किसी चीज या पावर ने वहाँ से सारी गैस सोख ली होगी। इन गैस जायंट से वैल्यूएबल रिसोर्सेस लेना हो तो क्लासिक साइंस फिक्शन में कई बार दिखाया गया है। लेकिन किसी गैस जायंट का असली मदर लोड तो उसके बादलों की गहराई में छुपा होता है। अगर आप किसी गैस जायंट के सेंटर तक पहुंचना चाहते हैं जहां सारे वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं, तो अगर आप उसके बाहर की सारी गैस निकाल लें तो काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई प्लैनेटरी इंजीनियरिंग को करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो हमारी मौजूदा कैपेबिलिटीज से बाहर की बात है। यह सच है कि आज हम किसी गैस जायंट की सारी गैस नहीं निकाल सकते, लेकिन थियोरेटिकली यह काम ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से मुमकिन है। एडवांस्ड ह्यूमन माइनिंग कॉलोनीज इतनी जल्दी तो दूर दराज की दुनिया नहीं ढूंढ सकती, लेकिन साइंटिस्ट्स अभी भी इस बात की वजह का पता लगा रहे हैं कि केपलर 10c एक गैसलेस जायंट कैसे है। अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। उनतीस मई सन 1999 को STS-96 पर सवार टैमी जर्निगन इतिहास में पहली बार नए बने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉक करने की तैयारी कर रही थी। करीब 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सफर कर रही जर्निगन और उनके साथियों ने यह बेहद मुश्किल काम पहले अटेम्प्ट में ही कर लिया। वो बड़े एक्साइटिंग पल थे क्योंकि पहली बार एक शटल उस स्टेशन पर डॉक कर रहा था। लेकिन हम देर तक अपनी कामयाबी का जश्न नहीं मना सकते थे क्योंकि हमें बहुत काम करने थे। वहाँ डॉक करने के बाद जर्निगन ने स्पेस स्टेशन के बाहर एक बेहद जरूरी कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर दिया। करीब 8 घंटे के स्पेस वॉक के बाद वो शटल पर लौटी और घर वापस आने की तैयारी करने लगी। उस शटल में लगे एक अनमैन्ड कैमरा ने स्पेस स्टेशन के ठीक बाहर मौजूद एक बड़े चौंकाने वाले ऑब्जेक्ट को कैप्चर किया। अचानक ही लोअर लेफ्ट से वो सफेद ऑब्जेक्ट तेजी से आगे आया और फिर गायब हो गया। वो अचानक ही आया था और बड़ा अनोखा था। ISS एस्ट्रोनॉट्स ने उस अनआइडेंटिफाइड प्रोजेक्टाइल को देखा तो उन्हें एक बार फिर से स्पेस ट्रैवल से जुड़े खतरों का एहसास हुआ। आप भी हमारी हालत का अंदाजा लगा सकते हैं, वहां सबका ध्यान उस चीज पर गया था। जब कोई एस्ट्रोनॉट एयरलॉक से बाहर जाता है तो वो क्राफ्ट से बहुत दूर नहीं जाता।
बल्कि उसके आसपास ही फ्लोट करता रहता है। उनकी रिलेटिव स्पीड भी वही होती है, फिर वो चीज इतनी तेजी से क्राफ्ट से दूर क्यों जा रही थी? उस ऑब्जेक्ट को लेकर हमारे दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो किसी भी कीमत पर ISS सोलर पैनल के आगे या पीछे ना जाए। मुश्किल ये थी कि हम स्पेस के वास्टनेस में उसकी साइज या डिस्टेंस का भी अंदाजा नहीं लगा सकते थे। हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो ऑब्जेक्ट हमारे करीब मौजूद कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है या फिर हमसे काफी दूर एक बड़ा ऑब्जेक्ट। इस फुटेज के साथ समस्या ये है कि इसमें कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे ये पता लग सके कि वो कहाँ हो सकता है। अपने अनुभव से हम ये जानते थे कि ऐसे कई कारण होते हैं जिनमें हमें स्क्रीन पर एक फ्लैशिंग ऑब्जेक्ट नजर आता है, लेकिन उसका पता लगाने के लिए कॉन्टेक्स्ट, टाइम, ड्यूरेशन और इवेंट्स का पता लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था। उस इंफॉर्मेशन के बिना कोई नहीं बता सकता है कि वो चीज असल में क्या थी। अपने रूटीन विंडो क्लीनिंग मिशन पर निकले तो सोचा भी नहीं था कि उन्हें स्पेस की एम्प्टीनेस में लाइफ के एविडेंस मिल सकते हैं। अब वैक्यूम स्पेस में लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते। हाँ, इम्पॉसिबल तो है, लेकिन वहां था। और वो उन्हें इस दुनिया से बाहर की चीज लगी थी। पृथ्वी का कोई भी जीव स्पेस में नहीं रह सकता। अगर ये बात सही है तो स्पेस स्टेशन पर मौजूद क्रू ही स्पेस में जाने वाला इकलौता जीव नहीं है। 18 अगस्त सन 2014 कॉस्मोनॉट्स आर्थिमिएव और स्कोबाउत्साव इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 5 घंटे के स्पेस वॉक के लिए निकले। उनका सबसे अहम काम था इंसान के बनाए सबसे महंगे मोबाइल होम की हर खिड़की की सफाई। हम तो यही सोचते हैं कि स्पेस बड़ा ही साफ सुथरा है, लेकिन पृथ्वी की ऑर्बिट में हमारे आज तक के सभी स्पेस मिशन की डेब्रीज जमा है और स्पेस क्राफ्ट पर इस मटेरियल की परत जम जाती है। जब कॉस्मोनॉट्स वापस अंदर आए तो अपने क्लीनिंग मटेरियल्स की जांच करने लगे। उन्होंने अपने वाइप्स की एनालिसिस एक माइक्रोस्कोप के नीचे की और उन्हें जो दिखा वो चौंका देने वाला था। उन कॉस्मोनॉट्स ने जब माइक्रोस्कोप के नीचे एक प्लैंटन देखा तो उनका दिमाग चकरा गया। प्लैंकटन लाइफ के माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स होते हैं और पृथ्वी के समुद्रों और झीलों में पाए जाते हैं। स्पेस में प्लैंकटन मिलने की बात तो कोई सोच भी नहीं सकता। वो आखिर वहां तक कैसे पहुंच गया? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा में उड़कर पृथ्वी के अपर एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बात पर भी यकीन नहीं होता कि हवा ने प्लैंकटन को पृथ्वी से 352 किलोमीटर दूर स्पेस के वैक्यूम में कैसे पहुंचा दिया। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे प्लैंकटन जितनी भारी चीज हवा के सहारे उतनी ऊंचाई पर पहुंच सके। एयर करंट्स हार्ड वैक्यूम में अच्छी तरह काम नहीं करते। कुछ लोगों ने कहा कि वो प्लैंकटन किसी रीसप्लाई मिशन में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच गया होगा, लेकिन ज्यादातर रॉकेट्स तो ऐसी जगह से आते हैं जहां प्लैंकटन मिलते ही नहीं हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रशिया अपने सारे लॉन्चेस कजाकिस्तान के बाइकनर से करता है, जो एक डेजर्ट है और वहां मरीन ऑर्गेनिजम्स नहीं पाए जाते। लेकिन हर रीसप्लाई रॉकेट सिर्फ कजाक डेजर्ट से नहीं आता। अमेरिका अपने रॉकेट केप कैनावेरल से लॉन्च करता है, जो अटलांटिक ओशियन के करीब है और उसमें काफी मरीन प्लैंकटन है। तो क्या ये नहीं हो सकता कि स्पेस स्टेशन के वो अनएक्सपेक्टेड इमिग्रेंट्स किसी अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट पर आए हों, लेकिन स्पेस में उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम ही होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म स्पेस के वैक्यूम में सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन वो सस्पेंडेड एनिमेशन में रहेंगे। मगर यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि वो सी प्लैंकटन मिला था स्पेस स्टेशन के बाहर, जहां उसे न सिर्फ स्पेस के वैक्यूम का बल्कि हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज और सूरज के रेडिएशन का भी सामना करना पड़ा होगा। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट चंद्रा विक्रमासिंघे नहीं मानते कि पृथ्वी का कोई भी प्लैंकटन उस हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाएगा। पृथ्वी का कोई भी जीव स्पेस में जिंदा नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि किसी फ्रोजन कॉमेट लेक का एक फ्रैगमेंट
हमारे स्पेस स्टेशन के पैरेलल घूम रहा था और वही उससे जा टकराया। उस स्पेस प्लैंकटन के बारे में ऐसी अनोखी बात कहने वाले विक्रमासिंघे ऐसे इकलौते साइंटिस्ट नहीं हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं। ग्रीन प्लैंकटन खिड़कियों के बाहर तब चिपका होगा जब स्पेस स्टेशन कमेट्री डेब्री के पास से गुजरा होगा। इसके बारे में थियरी ये है कि आउटर सोलर सिस्टम से एक कॉमेट आया जिसे सूरज की ग्रेविटी ने अपनी ओर खींच लिया। जब वो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था तब सूरज की गर्मी से कॉमेट की आइसी सरफेस पिघल गई और उससे उसके पीछे से गैस डस्ट और माइक्रोलेडन आइस का एक ट्रेल बना। वो ट्रेल शायद स्पेस स्टेशन के पास से गुजरा हो और अपना माइक्रोबियल कार्गो छोड़ गया हो। लेकिन एक माइक्रोबियल लाइफ इतने लंबे सफर में सरवाइव कैसे कर गई? हम ये तो जानते हैं कि अगर हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कॉस्मिक रेंज से बचाकर एक मीटेओराइट की सतह के ठीक नीचे रखें, तो वहाँ वो काफी लंबे समय तक सस्पेंडेड एनिमेशन में रह सकता है, शायद इंडेफिनिटली भी। इससे इस बात को भी बल मिलता है कि इसी तरह से पूरे यूनिवर्स में लाइफ की सीडिंग हुई है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोगों की ये सोच ही गलत है कि किसी जीव के लिए लिक्विड पानी जरूरी है। मैंने बर्फ में, एंशिएंट बर्फ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सैंपल्स जमा किए हैं और जब वो बर्फ पिघलती तो वो सारे बैक्टीरिया बाहर आ गए और वो तैरने लगे। बड़े खुश भी थे क्योंकि उनकी जिंदगी में फिर से बाहर आ गई थी। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मिला स्पेस लाइम असल में पृथ्वी से गया ही नहीं था? क्या एलियन लाइफ फॉर्म्स हमारी पृथ्वी पर हमला कर रहे हैं? मेरे ख्याल से हाँ। नासा अभी भी इंतजार कर रही है कि रशियंस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मिले स्पेस लाइन के डेटा रिलीज करें। जब तक वो रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक ये पता नहीं लगेगा कि वो प्लैंकटन कहां से आया था। जब एक वेटरन नासा और एयरफोर्स पायलट ने स्पेस में तस्वीरें ली तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वहां कुछ ऐसा भी दिखेगा। वो एक लॉन्ग वर्म की तरह हिल रहा था, किसी जीव की तरह छटपटा रहा था। और उस मिस्ट्री ऑब्जेक्ट के गायब होने के कुछ देर बाद ही शटल में एक सीरियस खराबी आ गई। वो वैक्यूम स्पेस में जाने को तैयार थे और लग रहा था कि उनका सूट उनकी जान ले लेगा। नासा को जांच पड़ताल करके इस बात की तह तक जाना था। एक मार्च सन 2002 स्पेस शटल कोलंबिया ने कैनेडी लॉन्च पैड से लिफ्ट ऑफ किया और फौरन ही पायलट मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट ड्यूएन डिगर कैरी ने उस 38 लाख किलो के थ्रस्ट वाली मशीन की कमान संभाल ली। पहले 2 मिनट तो ऐसा लगा जैसे मैं एक सुपर चार्ज्ड नाइट्रो फ्यूल्ड हार्ली डेविडसन की सवारी कर रहा हूं, जिसमें फायर, वाइब्रेशन, थ्रस्ट और स्पीड थी। बहुत ही तेज आवाज थी और काफी धुआं था। वो व्हीकल टावर के लिए निकल गया। मैनचेस्टर डिस्कवरी रोड प्रोग्राम। अचानक ही जब अलग हुए तो लगा मैं होंडा गोल्ड विंग पर बैठा हूँ। पावरफुल, स्मूथ, क्वाइट, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड वाला। कैरी और STS-109 के क्रू को नासा के इतिहास के एक सबसे चैलेंजिंग मिशन पर भेजा गया था। उन्हें $200 करोड़ के हबल स्पेस टेलीस्कोप की रिपेयरिंग करनी थी। हबल स्पेस टेलीस्कोप एक बड़ा ही एक्सपेंसिव सिस्टम है। जब हमें पता लगा कि उसमें इतनी बड़ी खराबी आ गई है तो नासा की रेपुटेशन दांव पर लग गई। वहां मिशन स्पेशलिस्ट्स तो रिपेयर का काम कर रहे थे, पर कैरी को वीडियो और फोटोग्राफ्स की मदद से उनकी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना था। क्रूज को हमेशा कैमरा चलाना सिखाया जाता है ताकि जब भी वक्त मिले वो कुछ पिक्चर्स ले सके। अचानक ही कैरी को शटल के बाहर कुछ दिखा तो वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था और वहां पर मुझे एक चीज नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स शेप वाला, और वो भी करीब करीब हमारी स्पीड पर घूम रहा था। फिर उसने थोड़ा ट्विस्ट किया तो उसके अंदर से लाइट के इरेगुलर फ्लैशेस निकलने लगे। इसमें मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि वो सिर्फ एक शेपलेस बल्ब नहीं था, बल्कि एक आग था। वो घूम रहा था। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि वो किसी केचुए की तरह छटपटा रहा था। वो एक लॉन्ग वर्म की तरह हिल रहा था, स्पेस में एक लॉन्ग वर्म। और उस शटल के पास ऐसा कोई जीव पहली बार नजर नहीं आया था।
मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि एस्ट्रोनॉट स्टोरी मसग्रेव ने भी कहा कि अपने स्पेस ट्रिप्स में भी उन्होंने भी कुछ ऐसा ही देखा था। और फिर अचानक ही वहां एक ऑब्जेक्ट नजर आने लगा। वो वहां नहीं था, फिर दिखने लगा। वो एक सांप जैसा ऑब्जेक्ट था, करीब 2-2.5 मीटर लंबा, और मैं सोच रहा था कि वो है क्या। STS-109 से कैरी ने मिशन कंट्रोल से कहा कि वो उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करें। मैंने उसकी कुछ पिक्चर्स भी ली और कुछ वीडियोस बनाए और पृथ्वी पर भेज दिया और पूछा कि ये क्या है। लेकिन नासा का ध्यान एक ज्यादा बड़ी समस्या पर लगा था। पेलोड कमांडर जॉन ग्रंसफेल्ड उस वक्त स्पेस में हबल पर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। हम तीसरे दिन EVA नंबर 3 की तैयारी कर रहे थे, तभी उसके एक सूट में से पानी लीक होने लगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी क्या हालत हुई होगी। वो वैक्यूम स्पेस में जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी लगा कि उनका सूट उनकी जान ले लेगा। उनके सूट में पानी लीक होना शुरू हुआ तो ग्रंसफेल्ड के पास बस एक ही उपाय था, अंदर जाकर सूट उतारें, वरना वो बिल्डअप उनके लिए खतरनाक हो सकता था। तो हमने जॉन को ऑर्बिटर में वापस आने के लिए कहा और बाकी सबके स्पेस सूट पार्ट्स से हमने उनके लिए एक नया स्पेस सूट बनाया। नासा टेक्नीशियंस ने फौरन सूट को आइसोलेट किया और फिर पानी लीक होने की वजह का पता लगाया। जब ऐसा कुछ होता है तो नासा उसकी पूरी जांच पड़ताल करती है और सही वजह का पता लगाती है। पता लगा कि प्रॉब्लम की वजह थी स्पेस स्टेशन के एयरलॉक में अचानक हुआ वोल्टेज स्पाइक। उनका कहना था कि हल्के से वोल्टेज स्पाइक की वजह से जॉन के स्पेस सूट का एक वाल्व खुला रह गया था और उसी से स्पेस सूट के अंदर पानी आने लगा था। इस बात का पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि सूट में आई खराबी की वजह वो फ्लैशिंग ऑब्जेक्ट था या नहीं, जिसे कैरी ने देखा था। ये भी नासा से आई एक मिस्ट्री थी और हम भी ये जानना चाहते हैं कि वो आखिर चीज क्या थी और ऐसा क्या हुआ था कि उसके दिखने के फौरन बाद ही वो इलेक्ट्रिकल मैल फंक्शन हुआ। मेरे ख्याल से कुछ दिन बाद हमें इस सवाल का जवाब भी ईमेल या किसी तरीके से मिल गया। कहा गया कि हम नहीं जानते कि वो क्या था और हमारे पास उसका पता लगाने का वक्त भी नहीं है। हम स्पेस में बहुत सी ऐसी चीजें देखते हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन शायद एक दिन जब स्पेस में और भी लोग जाने लगेंगे और उनके पास वक्त होगा तो वो इन सवालों के जवाब जरूर ढूंढेंगे। वेटरन एस्ट्रोनॉट स्टोरी मसग्रेव को इस बात की उम्मीद नहीं है। हम स्पेस में मौजूद चीजों के बारे में कितना जानते हैं? शायद कुछ भी नहीं जानते। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जवाबों की खोज का ये सिलसिला चलता रहेगा। नासा की नजरें स्पेस की गहराइयों में टिकी रहेंगी और वो अनोखे प्लैनेट्स और डिस्टेंट स्टार सिस्टम की खोज करती रहेगी। नए नए रहस्य सामने आएंगे। सच तो यह है कि हम अपनी पृथ्वी की ऑर्बिट में मौजूद बहुत सी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानते।